मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये दुनिया बहुत जालिम है। मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये दुनिया बहुत जालिम है। मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। ये कहते हुए एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और अपना जुर्म को बोलता है। ये रात थी 27 मई 1873 की और ये कन्फेशन था नोबिन चंद्रा बैनर्जी का। नमस्कार, मेरा नाम बालाजी सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं कातिल कौन। ये कहानी बंगाल के एक छोटे से शहर तारकेश्वर की है। तारकेश्वर तारकनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 1729 में राजा भरमल्ला ने तारकनाथ मंदिर बनवाया था। लोगों की आस्था तारकनाथ मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि तारकनाथ मंदिर के महंत कभी ऐसा कुछ करेंगे। 1873 में तारकनाथ मंदिर के महंत माधव चंद्रा गिरी ने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों की आस्था और उस वक्त का कानून दोनों ही कटघरे में थे। ये कहानी ऐसे समय की है जब एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना समाज के लिए खतरा था। एलोकेशी, जिसका मतलब है बिखरे बालों वाली स्त्री। ये नाम गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि मां काली का प्रतीक है। लेकिन इस कहानी की एलोकेशी इस मतलब से कोसों दूर थी। एलोकेशी की शादी एक ब्राह्मण परिवार का लड़का नोबिन चंद्रा बैनर्जी से हुई, जो कि कलकत्ता में गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। शादी के बाद नोबिन एलोकेशी को अपने साथ कलकत्ता लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कलकत्ता एलोकेशी के लिए सेफ नहीं है। तो उसने फैसला किया कि एलोकेशी अपने पिता और अपने सौतेली माँ के साथ कुरमुल में ही रहेगी। चूंकि कुरमुल 70 किलोमीटर दूर था कलकत्ता से, तो नोबिन आता जाता रहेगा। नोबिन को एक बेटा चाहिए था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी एलोकेशी और नोबिन को बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो 1872 में एलोकेशी के परिवार वालों ने एलोकेशी को तारकनाथ मंदिर के महंत माधव चंद्रा गिरी के पास भेजा। उस वक्त लोगों का मानना था कि जिन औरतों को बच्चे नहीं हो पाते हैं, महंत माधव चंद्रा गिरी के आशीर्वाद के बाद उन्हें बच्चे हो जाते हैं। एलोकेशी ने नोबिन को बताया था कि उसने माधव चंद्रा से आशीर्वाद लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उन्हें बच्चा जरूर होगा। 24 मई 1873 के पहले तक एलोकेशी और नोबिन की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन 24 मई 1873 को नोबिन कुरमुल आता है और 27 मई 1873 को एलोकेशी का गला काट के उसे मार डालता है। ऐसा क्या हुआ था उन 3 दिनों में कि बात हत्या तक पहुंच गई। 24 मई 1873 को जब नोबिन कुरमुल आया तो उसके गांव के लोगों ने उससे तरह तरह की बातें की। लोगों के बीच एलोकेशी और महंत माधव चंद्रा गिरी के अवैध संबंध की अफवाह पहले से थी और इस अफवाह को नोबिन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब नोबिन ने अपनी पत्नी एलोकेशी से इस बात को कन्फ्रंट किया तो एलोकेशी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उससे माफ़ी मांगी। नोबिन ने उसे माफ़ कर दिया और फैसला किया कि उसे कलकत्ता लेकर चला जाएगा। लेकिन जब ये बात एलोकेशी के पिता तक पहुंची तो उन्होंने ये बात जाके माधव चंद्रा गिरी को बता दिया और महंत के लोगों ने एलोकेशी और नोबिन को उस गांव से भागने नहीं दिया। तो नोबिन को लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, तो उसने सोचा कि अगर उसकी पत्नी उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो उसने फिश नाइफ ली और अपनी पत्नी का गला काट के उसे मार डाला। 1870 से 75 में बंगाल के आंकड़े बताते हैं कि जिन 20 से 40% मर्डर्स औरतों के होते थे, उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्ज़ाम होता था। यही इल्ज़ाम एलोकेशी पर भी था।
लेकिन वो अपने इस दाग को मिटाने के लिए जिंदा ही नहीं बची। 1873 में जब ये केस हुगली सेशन कोर्ट पहुंचा तो इस केस को क्वीन वर्सेस नोबिन चंद्रा बनर्जी नाम दिया गया, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर ने इसे तारकेश्वर मर्डर केस नाम दिया। उस वक्त के कलकत्ता के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर उमेश चंद्रा बनर्जी ने इस केस को प्रो बोनो तौर पर लड़ने हुगली आए। उमेश चंद्रा बनर्जी आगे चल के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और पहले प्रेसिडेंट हुए थे। उमेश चंद्रा ने अपने मुवक्किल नोबिन के डिफेंस में यह तर्क दिया कि जब नोबिन को एलोकेशी और महंत माधव चंद्रा गिरी के बारे में पता चला तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब नोबिन ने एलोकेशी से कन्फ्रंट किया तो एलोकेशी ने अपने और महंत के संबंध को कबूला था। इस कहानी में वो सब था जो एक बॉलीवुड मूवी में होता है, एक मर्डर, एक अफेयर और एक मर्डरर, जो कि किसी की नज़र में विक्टिम था तो किसी की नज़र में कल्प्रेट। असल में क्या हुआ था वो सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक एलोकेशी और दूसरा नोबिन। ये नोबिन की कहानी है, हमें एलोकेशी की कहानी नहीं पता और शायद हम जान भी नहीं पाएंगे। नोबिन की इस कहानी में सारी गलती एलोकेशी की थी, यहाँ तक कि एलोकेशी के परिवार वालों ने भी एलोकेशी को ही दोषी ठहराया, जबकि उन लोगों ने ही उसे महंत माधव चंद्रा गिरी के पास भेजा था। उस वक्त जितने लोग शेक्सपियर के ओथेलो को देखने जाते थे उससे कई ज्यादा लोग इस केस को सुनने के लिए हुगली सेशन कोर्ट में मौजूद थे। काफी बार लोगों के भीड़ के वजह से कोर्ट को स्थगित भी करना पड़ा। उसके बाद कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए टिकट फी लेना चालू कर दिया, किसी नाटक की तरह, और वही लोग अलाउड थे जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस इंग्लिश में लड़ा जा रहा था। इंडियन ज्यूरी नोबिन के बचाव में आते हुए उसे इंसैनिटी के आधार पर बरी कर दिया। उस वक्त ज्यूरी होती थी जो किसी भी केस का डिसीजन लेती थी, लेकिन 1 जनवरी 1873 से ब्रिटिश लॉ में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिससे कि ब्रिटिश जज ज्यूरी के डिसीजन को ओवर रूल कर सकता था। उस वक्त के जज चार्ल्स डिकिंसन फील्ड ने भी कुछ ऐसा ही किया। जस्टिस फील्ड ने इंडियन ज्यूरी के डिसीजन को ओवर रूल करते हुए इस केस को कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया, और उन्होंने इस बात को भी माना कि एलोकेशी और महंत के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि लोगों ने महंत और एलोकेशी को बात करते हुए देखा है। महंत माधव चंद्रा गिरी पर अडल्ट्री का केस चलना था। अडल्ट्री उस वक्त भारत में एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन भारत के शासक ब्रिटेन में यह एक सिविल ऑफेंस था। लेकिन केस शुरू होने से पहले ही महंत माधव चंद्रा गिरी भागकर चंदन नगर चला गया। चंदन नगर एक फ्रेंच रूल्ड शहर था जहां अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। उस वक्त चंदन नगर के जमींदार जॉय कृष्णा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की और महंत माधव चंद्रा को हुगली वापस लाया गया। हुगली सेशन कोर्ट में महंत पर इंडियन पीनल कोड 497 यानी कि अडल्ट्री का मुकदमा चलाया गया। महंत के तरफ से कलकत्ता बार के 2 बड़े अंग्रेज लॉयर मिस्टर जैक्सन और GH इवंस लड़ रहे थे, और गवर्नमेंट के तरफ से ईश्वर चंद्रा मित्रा लड़ रहे थे। महंत के लॉयर्स ने कोर्ट के सामने अपने तर्क में 3 पॉइंट्स रखे। पहला, क्या एलोकेशी नोबिन की लॉफुल वाइफ थी? दूसरा, क्या एलोकेशी और महंत के बीच किसी भी रिश्ते का कोई सबूत है? और तीसरा, क्या महंत को पता था कि एलोकेशी एक शादीशुदा औरत थी? इस केस में महंत का गेट कीपर विटनेस के तौर पर सामने आया और उसने कोर्ट को बताया कि उसने काफी बार एलोकेशी को महंत से मिलने आते हुए देखा है। सारे सबूतों और गवाह को सुनने के बाद हुगली सेशन कोर्ट ने महंत को दोषी पाया और उसे 3 साल की कड़ी जेल और 2000 रुपए भरने की सजा सुनाई। लेकिन महंत माधव चंद्रा गिरी इस केस के डिसीजन के खिलाफ जाते हुए इस केस को हाई कोर्ट लेके गया। 15 दिसंबर 1873 को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस मार्गबी और जस्टिस बर्च ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नोबिन और महंत दोनों को ही दोषी पाया। नोबिन को एलोकेशी की हत्या के लिए दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और हुगली सेशन कोर्ट के डिसीजन को सही मानते हुए महंत को 3 साल की कड़ी जेल और 2000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। नोबिन को आजीवन कारावास के लिए अंडमान भेज दिया गया
और 1 साल के अंदर महंत को हुगली जेल से प्रेसिडेंसी जेल लाया गया। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकी। जिन अखबारों ने इस केस से जुड़ी हर खबर लोगों तक पहुंचाई थी, उन्होंने केस के डिसीजन के बाद कई महीनों तक इस कहानी को जिंदा रखा। काफ़ी नाटकें भी लिखी गई और उनका मंचन भी किया गया। किसी कहानी में नोबिन को एक बेचारे पति के रूप में दिखाया गया, तो किसी कहानी में इलोकेशी के चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि इलोकेशी के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें बिकने भी लगी थी, जैसे कि साड़ी, मछली काटने वाले चाकू, पान। एक बाम की कंपनी ने यहाँ तक दावा किया कि उनके बाम में जो तेल इस्तेमाल हुआ है, उस तेल को महंत ने जेल में बनाया है। लोगों में इस बात का आक्रोश था कि जिस महंत ने एक पाप किया है, उसे सिर्फ 3 साल की जेल हुई है, और नोबिन, जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी को मारा, उसे आजीवन कारावास हुई। 10,000 लोगों ने मर्सी पिटीशन साइन की, जिनमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल थे। कोर्ट को 2 साल के अंदर यानी कि 1875 में नोबिन को रिलीज करना पड़ा, और उसके 1 साल के बाद महंत अपनी पूरी सजा काटकर बाहर आ गया। इन सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ 16 साल की इलोकेशी का ही हुआ, जिसके मरने के बाद भी उसके नाम का मजाक ही बनाया गया।